प्रिय अध्यापक एवं प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग मानव निर्मित वस्तुएं पाठ 2 के अभ्यास प्रश्न को हल कर रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में लगाइए। तो इसमें पहला है थर्माकोल का दूसरा नाम है, तो इसका नाम दूसरा नाम क्या है? स्टाइरोन। तो इसका ब वाला ऑप्शन स्टाइरोन करेक्ट आंसर हो गया, स्टाइरोन। अब इसके बाद हम अगले पे आते हैं, पौधे का मुख्य पोषक तत्व है, तो पौधे का मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन है। देखिए, पौधों के विकास के लिए हम यूरिया डालते हैं, यूरिया से पौधे को नाइट्रोजन प्राप्त होता है। जैसे ही यूरिया पड़ता है मतलब नाइट्रोजन मिला, पौधा हरा भरा हो गया। यानी हरा भरा कैसे हो गया कि पत्ती का रंग हरा है, तो पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण है, और क्लोरोफिल के निर्माण में नाइट्रोजन आवश्यक होता है, क्योंकि क्लोरोफिल का फार्मूला ही होता है C55H72O5N4Mg। तो इसमें नाइट्रोजन आ गया क्लोरोफिल में, तो नाइट्रोजन जो है उसके निर्माण में भाग ले रहा है, इसलिए नाइट्रोजन मुख्य पोषक तत्व हो गया। अब इसके बाद हम अगले पे आते हैं, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। तो फेरिक ऑक्साइड जब मिलाएंगे तो उसका कांच का रंग हल्का नीला होगा। तो उसी तरह से विभिन्न पदार्थ मिलाते हैं तो उसका रंग अलग अलग प्राप्त होता है। जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड मिला देते हैं तो नीला प्राप्त होता है। अब इसके बाद हम अगले पे आते हैं, खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। तो खिड़कियों में किस तरह का कांच प्रयोग किया जाता है? तो साधारण या मृदु कांच प्रयोग किया जाता है। 2 ऑप्शन सही हो गया। लेकिन हम ये भी जान लेते हैं कि कठोर कांच का उपयोग कहाँ होता है। तो कठोर कांच का उपयोग प्रयोगशाला का परखनली है, बीकर बनाने में किया जाता है, और अभी अधिक उच्च क्वालिटी का बनाना है जो गर्म करने पर न टूटे, तो उसके लिए पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। फ्लिंट कांच है तो इससे प्रकाशी के अंतर उत्तल लेंस, अवतल लेंस, प्रिज्म बनाने में किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच है तो ये धूप का चश्मा बनाने में किया जाता है। तो जिस तरह की जहाँ की उपयोगिता होती है वहाँ पे कर लेते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पे आते हैं, सही कथन के सम्मुख सही और गलत कथन के सम्मुख गलत का चिन्ह अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित कीजिए। पहला है, फोटोक्रोमेटिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। तो यह बिल्कुल सही है। फोटोक्रोमेटिक कांच जब बनाना होता है तो उसमें सिल्वर आयोडाइड मिला जाता है। जैसे धूप जो है वो आँख पे न पड़े, कुछ रोक दे, कलर्ड हो जाए, तो उसमें सिल्वर आयोडाइड मिलता है। अब देखिए, इसमें सिल्वर आयोडाइड है तो जब मिलेगा तो कांच कुछ महंगा ही होगा। उसी तरह से अल्ट्रावायलेट किरण को जब रोकना होता है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण को रोकना होता है, तो उसमें सीरियम ऑक्साइड मिला दिया जाता है। तो फिलहाल यह आप मतलब ये वाला सही है। अब इसके बाद आते हैं ख वाले पे, रेयान। लेकिन अब जानिए रेयान, नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रान ये सब कृत्रिम रेशा हैं। अब देखिए, रेयान प्राकृतिक रेशा है, तो रेयान प्राकृतिक रेशा नहीं है, इसका मतलब है गलत होगा ऑप्शन। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो देखिए, सीमेंट है, साबुन है, प्लास्टिक है, तो मानव निर्मित है ही, इसका मतलब है सही है। घ पे आ जाइए, एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, तो गलत ऑप्शन है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए, जिसमें भरना है साबुन, प्राकृतिक, बर्तन, संश्लेषित, पराबैंगनी। तो आते हैं क वाले पे, मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के, इसमें खाली जगह है, बनाने में किया जाता है, तो इसमें भर देंगे बर्तन। मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, सूत, रेशम, ऊन, खाली जगह है, रेशे हैं, तो इसमें भर देंगे प्राकृतिक। सूत, रेशम, ऊन, प्राकृतिक रेशे हैं। अब आते हैं ग पे, धूप के चश्मे सूर्य की खाली जगह किरणों से आँख को बचाती है, तो इसमें भर देंगे पराबैंगनी। धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आँख को बचाती है, तो इसमें पराबैंगनी, यानी उसमें सीरियम ऑक्साइड भी मिला जाता है, वो भी पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है। अब आते हैं घ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से खाली जगह प्राप्त होता है, इसमें भर देंगे साबुन। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त होता है। इसमें साबुन तो प्राप्त होता ही है, साथ में ग्लिसरीन भी प्राप्त होता है। अब अंगों पे आ जाइए, खाली जगह, रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं, इसमें भर देंगे संश्लेषित।
संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4 पे संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो 4 का क हो गया, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक निर्मित वस्तु क्या है? तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे नदी, जल, मिट्टी, पर्वत आदि। एक बार पुनः, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं कहते हैं, जैसे नदी, जल, मिट्टी, पर्वत आदि। इसी में है मानव निर्मित वस्तु। तो नाम से यह स्पष्ट है, जो वस्तुएं मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कुर्सी, कार, मोबाइल, पंखा आदि। एक बार पुनः, जो वस्तुएं मानव द्वारा निर्मित की जाती हैं मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कुर्सी, कार, मोबाइल, पंखा आदि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 4 के ख पर। किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। पहला साधारण कांच या मृदु कांच, दूसरा कठोर कांच, तीसरा फ्लिंट कांच, चौथा फोटोक्रोमेटिक कांच। एक बार पुनः, पहला साधारण कांच या मृदु कांच, दूसरा कठोर कांच, तीसरा फ्लिंट कांच, चौथा फोटोक्रोमेटिक कांच। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 4 के ग पे। पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक, बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। तो पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, जो हम लोग पन्नी लेकर के चलते हैं वही पॉलीथीन है। वह इथिलीन गैस को ही उच्च ताप एवं दाब पर गर्म करके पॉलीथीन बना देता है, वही पॉलीइथिलीन का नाम ही पॉलीथीन है। तो पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। जो नॉन स्टिक बर्तन होता है उस पर देखते होंगे एक मोटा सा लेयर होता है। जिन लोगों को तेल कम खाना होता है वो नॉन स्टिक बर्तन का प्रयोग करते हैं, जिससे वो भोज्य पदार्थ उसमें चिपकता नहीं है, या सब्जी बना रहे हैं या कोई भी तेल में तली भुनी चीज़ बना रहे हैं तो चिपकता नहीं है। तो वही नॉन स्टिक बर्तन हमेशा अच्छे क्वालिटी का ही बर्तन उपयोग करना चाहिए, क्योंकि खराब क्वालिटी का रहेगा जब गर्म करेंगे तो उसके केमिकल जो होते हैं उस भोज्य पदार्थ में चले जाते हैं, जो काफ़ी हानिकारक होते हैं। इसलिए नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं अच्छे क्वालिटी का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़की बनाने में। बेकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग एवं स्विच बनाने में किया जाता है। एक बार पुनः, पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन पर उष्मारोधी परत चढ़ाने में। एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़की बनाने में। बेकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग एवं स्विच बनाने में किया जाता है। ये प्रश्न जो भी हैं यह टेट के लिए, लिखित परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, साथ में इसके लिए भी तैयारी करते जाइए। साबुन तथा अपमार्जक में क्या अंतर है? अब देखिए, एक तरफ साबुन और एक तरफ अपमार्जक डिटर्जेंट है। तो साबुन कैसे बनता है? या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, दोनों में से कोई एक हो, और उसके साथ इसमें वनस्पति तेल की क्रिया करा दी जाती है तो साबुन प्राप्त हो जाता है। साथ में ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। तो ग्लिसरीन त्वचा पे नमी को मेंटेन रखने के लिए लगाया जाता है, साथ में वो भी बन जाता है। तो साबुन सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वनस्पति तेल से क्रिया करके बनाई जाती है, और वहीं पे अपमार्जक हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम पदार्थ से बनाए जाते हैं। दूसरा अंतर देख लीजिए कि साबुन कठोर जल के साथ अपेक्षाकृत कम झाग देते हैं, और वहीं अपमार्जक कठोर जल के साथ अधिक झाग देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कठोर जल आ गया है। तो कठोर जल का मतलब समझ लीजिए कि वे जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देते हैं कठोर जल कहलाते हैं। वे जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देते हैं वो कठोर जल कहलाते हैं। क्यों साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देते हैं? क्योंकि एक चीज़ जान जाइए कि कठोर जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट या नाइट्रेट सब मिले हुए होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट मिले होते हैं। ऐसे जल को कठोर जल कहते हैं। तो ये साबुन के आसानी से झाग नहीं देता है, क्योंकि जब साबुन इसमें घोलते हैं तो जो कैल्शियम, मैग्नीशियम का क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट होता है उसी को भगाने में ही काफ़ी साबुन व्यर्थ चला जाता है। तो जब वह कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट जब खत्म हो जाते हैं तब उसके बाद यह झाग देना शुरू होता है। इसलिए कठोर जल जो होता है कपड़ा धोने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। और वहीं अगर अपमार्जक हैं तो यह कठोर जल के साथ आसानी से झाग देते हैं। इसमें जो है उसको हटाने वाली बात नहीं रहती है। तो इस तरह से एक बार पुनः आप देख लीजिए कि साबुन कठोर जल के साथ अपेक्षाकृत कम झाग देते हैं, वहीं अपमार्जक कठोर जल के साथ अपेक्षाकृत अधिक झाग देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 4 के अंग पे। मृत्तिका क्या है? देखते हैं, जब कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है तब उसको क्या करते हैं, भट्ठी में वो सब व्यवस्थित करके फिर उसमें आग लगा करके उसको पका लेते हैं, वही मृत्तिका कहलाता है। यानी इसको एक लाइन में कह दीजिए, उच्च ताप पर पके हुए मिट्टी के बर्तन को ही मृत्तिका कहते हैं। उच्च ताप पर पके हुए मिट्टी के बर्तन को मृत्तिका कहते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं प्रश्न नंबर 4 के चौपर। संश्लेषित रेशे क्या हैं? मानव निर्मित रेशे जो प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जैसे नायलॉन, टेरिलीन, डेक्रान, पॉलिस्टर आदि। एक बार पुनः, मानव निर्मित रेशे जो प्राकृतिक रेशों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जैसे नायलॉन है, टेरिलीन, डेक्रान, पॉलिस्टर आदि। अब आते हैं नेक्स्ट पे। स्तंभ क के अधूरे वाक्यों को स्तंभ ख की सहायता से पूरा कीजिए। इधर स्तंभ क दिया है, इधर स्तंभ ख। बहुत ही आसान है। मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं क्या कहलाएंगी? मानव निर्मित वस्तुएं कहलाएंगी। यानी क को ब से मिला दिए। मकान बनाने में ईंट सीमेंट सरिया का प्रयोग किया जाता है, यानी ख को द से मिला दिए, तो हो गया ख को द से। सीमेंट के नए प्लास्टर पर पानी का छिड़काव आवश्यक होता है, यानी ग को ब से मिला दिए। रेयान रेशों को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, यानी घ को स से, यानी घ मिला दिए स से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 का क है, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो देखिए, पहला है फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र क्या होता है? यानी एक फसल के बाद दूसरी फसल, यानी जिस खेत में इस साल अगर आप दाल वाली फसलें जैसे उड़द, मूंग, मटर, मसूर बोए हुए हैं तो उस फसल को अगले साल किसी दूसरे खेत में बो दीजिए। फिर जिस खेत में बोए हुए हैं फिर उसके अगले साल किसी दूसरे खेत में बो दीजिए, तो अपने आप ही फसल चक्र हो जाता है। यानी एक फसल के बाद दूसरा फसल का आना। तो जो दाल वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाई जाती हैं, तो मिट्टी के अंदर जब फसल की कटाई होती है मिट्टी के अंदर रह जाते हैं, तो जब अगली फसल बोते हैं तो अपने आप उनसे उसको नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है, जिससे पौधे का विकास होता है। हरी खाद, मतलब हरी खाद के लिए इसे ढांचा है या उड़द की बो देते हैं गर्मी के महीनों में, और जब धान की फसल की बुआई करनी होती है तो क्या करते हैं, ढांचा को रोटावेटर द्वारा काट कर उसको सड़ा लिया जाता है, फिर धान की रोपाई कर दी जाती है। यानी अपने आप हर फसल के लिए वो खाद तैयार हो जाता है। तीसरा है, खेत की जुताई करके छोड़ देना चाहिए। जुताई करके छोड़ देने से उसमें अपने आप ही कुछ चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व और रासायनिक खादों का प्रयोग, मिट्टी की जांच कर लेनी चाहिए कि उसमें कौन से तत्वों की आवश्यकता है, जैसे कहीं उसमें आयरन की कमी ना हो, जिंक की, पोटास की, फास्फोरस की। तो जिस पोषक तत्व की कमी रहती है उसको खाद के, रासायनिक खाद के माध्यम से दे दिया जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 के ख पे। धूप में बाहर निकलने पर धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? अब धूप में बाहर निकलेंगे तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें सीधे हमारी आंख पर पहुंचेंगी, नुकसान करेंगी, इसलिए धूप में बाहर निकलने से पहले हम लोग धूप के चश्मे का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए, सूर्य की पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए धूप के चश्मों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये आपके अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी हैं। हाँ, लाख है ना? हाँ। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे, 6 के ग पे। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? संश्लेषित रेशों के बने वस्त्रों में केश नलिकाएं नहीं होती हैं। अब हमको समझना है कि केश नलिकाएं क्या होती हैं। तो बाल के समान पतली महीन नलिकाओं को केश नलिका कहते हैं। जैसे दीपक का बाती बनाते हैं तो उसमें बहुत पतली पतली नलिकाएं होती हैं, उसी को केश नलिका कहते हैं। उसी के सहायता से मिट्टी का तेल या जो भी तेल उसका प्रयोग कर रहे हैं तो ऊपर चढ़ जाता है और जलता है। तो अब आप जान जाइए
संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र में केश नलिकाएं नहीं होती हैं, जिसके वजह से वह जल को अवशोषित नहीं कर पाती हैं और इसी कारण वे जल्दी सूख जाती हैं। एक बार पुनः, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र में केश नलिकाएं नहीं होती हैं, जिससे कम मात्रा में पानी को अवशोषित करती हैं, इसी कारण वे जल्दी सूख जाती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे 6 के घ पे, जैव निम्नीकरणीय तथा जैव अनिम्नीकरणीय में क्या अंतर है। जैव निम्नीकरणीय मतलब जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे सब्जी का छीलन है, कागज है या कपड़ा है, हम लोग बाहर फेंक देते हैं तो अपने आप धीरे धीरे सड़ जाता है। सड़ क्यों जाता है? क्योंकि जीवाणु और कवक उसको आसानी से उसको सड़ा गला देते हैं और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। अगर यह जीवाणु और कवक न रहें तो सारा संसार मृत पदार्थों से ढक जाएगा। यानी आप सीधे सीधे ये समझिए कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जीवाणु और कवक द्वारा सरलता से विघटित हो जाते हैं या टूट जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। जैसे कागज है, वस्त्र है, सब्जी का छीलन है। जैव अनिम्नीकरणीय मतलब वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। एक बार पुनः, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते हैं, जैव अनिम्नीकरण कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, टीन, एल्युमिनियम आदि। जैसे देखिए प्लास्टिक है, आजकल आप लोग जान ही रहे हैं कि प्लास्टिक की पन्नी को प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि अगर इसको बाहर फेंक दे रहे हैं तो नदी, तालाब, समुद्र में चला जा रहा है और वहाँ जीव जंतु उससे उलझ करके अपने आप मर जा रहे हैं, उससे भी प्रदूषण हो जा रहा है। अगर नदी तालाब में अगर नहीं जा रहा है, अगर हम उसको जला दे रहे हैं तो और भी अधिक प्रदूषण कर दे रहा है, उससे अधिक विषैली गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, वातावरण को दूषित कर दे रही है। तो इसीलिए प्लास्टिक की पन्नियों को आजकल बहुत कम मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, प्रतिबंधित है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट में पूछ लीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।